पाकिस्तान के क्रिएशन के महज 1 साल बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से रुखसत हो गए और पीछे छोड़ गए नफ़रत की आग और खून से बनी वो दीवार जो आज भी हमें हॉन्ट करती है। 1947 एक यादगार साल, सालों के बलिदान के बाद मिलने वाली आज़ादी का साल, जब हज़ारों रेवोल्यूशंस के बाद फाइनली हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई। पर उसके साथ ही मिला पार्टीशन, आज़ादी की खुशी के साथ बंटवारे का दुख। जब ब्रिटेन से आए एक लॉयर ने, जो अपने जीवन में पहली बार इंडिया आया था, एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जब वेस्टर्न इंडिया में पंजाब और ईस्टर्न इंडिया में बंगाल को धर्म के बेसिस पर 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, जिसकी वजह से कम 1 से 2 करोड़ लोगों को अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा बचपन, अपना घर छोड़कर एक नए घर, एक नई दुनिया और एक नई ज़िंदगी की तलाश में दर की ठोकरें खानी पड़ी। पर ये तो सबको पता है, पर बहुत लोग को जो बात नहीं पता है वो ये है कि आखिर पार्टीशन हुआ क्यों। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि हिंदुस्तान का बंटवारा करना वॉज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों, कैसे और कब अंग्रेज़ों ने अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ को लागू किया और कैसे कुछ हिंदुस्तानियों के मन में बंटवारे की भावना जगने लगी, जिसकी वजह से 1947 में हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो एस वाइसरॉय ऑफ इंडिया अपना 2nd टर्म रूल कर रहा था, डिवाइडेड बंगाल प्रेसिडेंसी इन 2 पार्ट्स। बंगाल उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रोविंस था। आज के डेट के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, ये सब बंगाल का हिस्सा थे और यहाँ की पॉपुलेशन करीबन 8 करोड़ थी। और अंग्रेज़ों के हिसाब से इतने बड़े एरिया को मैनेज कर पाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। And that is the reason why they decided to divide Bengal into 2 parts. First, Eastern Bengal and Assam, जहाँ की majority population मुस्लिम थी, and second, Western Bengal, including the states of बिहार, झारखंड and उड़ीसा, जहाँ की majority population हिंदू थी। पर ब्रिटिशर्स के सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मूव के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक मोटिव था। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स बंगाल में कम्युनल डिविजन्स कराना चाहते थे। वहाँ के लोगों को धर्म के बेसिस पर एक दूसरे से लड़वाना चाहते थे, ताकि वहाँ पर पैदा हो रही स्ट्रेंथ और यूनिटी और इंडियन होने की फीलिंग को ख़त्म कर सकें। अंग्रेज़ों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी यूनिटी है और अगर उन्हें हिंदुस्तान पर राज करते रहना है तो उन्हें हिंदुस्तानियों को एक दूसरे से लड़वाना पड़ेगा। और इसीलिए बंगाल के पार्टीशन के बाद हिंदुस्तानियों के बीच और दरार पैदा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिलीजन के बेसिस पर सीट्स रिजर्व होंगे एंड ओनली द मेंबर्स फ्रॉम दैट कम्युनिटी कुड वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी की सीट्स मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिजर्व्ड है तो उन्हें वोट देने वाले भी मुस्लिम्स ही होंगे। दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ कम्युनल डिवीजन विद इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि ये एक्ट सीधे सीधे लोगों के मन में ये बात बिठा रहा था कि उन्हें अपने धर्म के रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने धर्म के लीडर्स को ही इलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि शायद वही उनकी भलाई के लिए काम कर पाएंगे। एंड दिस एक्टेड एज अ सेकेंड नेल ऑन द कॉफिन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया था, बिकॉज इट फॉस्टर्ड सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ बेस्ड ऑन रिलीजन। अब तक हमने 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बात की जिससे हमें ये समझ में आता है कि अंग्रेज़ों ने अपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, हाउ दे रूटेड दीज सीट्स, जिससे हमारे बीच में दरार पैदा हो सके, और कैसे एक्चुअल पार्टीशन के बहुत पहले से ही दे वर प्लानिंग टू डिवाइड अस। नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कैसे अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू की हुई ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कुछ हिंदुस्तानियों के मन में भी बैठ गई। नाउ लेट्स फोकस ऑन सम इंडियन पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने इंडिया के 2 हिस्से करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 2 नेशन थ्योरी का मानना था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हिंदूज़ और मुस्लिम्स एक दूसरे से कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस के बेसिस पर बहुत अलग हैं। इसीलिए इन दोनों कम्युनिटीज़ को एक दूसरे से अलग 2 अलग अलग देशों में रहना चाहिए, और यही आइडियोलॉजी आगे चल के पाकिस्तान के क्रिएशन का फाउंडेशन बनती है। सर सैयद अहमद खान का मानना था कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स में बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को सेपरेट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और रूल्स की ज़रूरत है टू सेफगार्ड देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट विद इन ब्रिटिश इंडिया। और अलाना इकबाल ने इस बात को और एक्सपैंड करते हुए 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ये बात सामने रखी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट होना चाहिए। आगे चल के ही चैम्पियन द कॉल फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि उनके हिसाब से हिंदूज़ और मुस्लिम्स एक कंट्री में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना
द लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ने इस टू नेशन थ्योरी को एक पॉलिटिकल मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक वक्त पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, हैड बिकम द लीडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड ही वॉज द सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पोक्स पर्सन फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। और एक वक्त पर माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए लड़ने वाले जिन्ना अपना पूरा फोकस शिफ्ट करके पाकिस्तान के क्रिएशन का डिमांड करने लगते हैं। जिन्ना के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर बनने के बाद अब अंग्रेज़ों को हमें डिवाइड करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जिन्ना ने हर वो पॉसिबल कोशिश की जिससे हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाए। अब चाहे वो कलकत्ता में दंगे कराना हो जिसकी वजह से हज़ारों बेगुनाह मारे गए, या नोआखली में लोगों को जिंदा जलवाना हो, चाहे लोगों के मन में एक दूसरे के खिलाफ धर्म के बेसिस पर इतनी नफरत फैलानी हो कि बिहार में लोग एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाएं। और तब भी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्टीशन के लिए ना माने तो रातों रात पंजाब में कम्युनल राइट्स कराना हो और लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करना हो। जिन्ना ने अपने भाषणों में इतनी नफरत फैलाई और इतना खून बहाया कि हार मानकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को इंडिया के दो टुकड़े करने के लिए मानना ही पड़ा, बिकॉज जिन्ना वॉज नॉट रेडी टू स्टॉप until and unless India was divided into two different countries। पाकिस्तान के क्रिएशन के महज एक साल बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से रुखसत हो गए और पीछे छोड़ गए नफरत की आग और खून से बनी वो दीवार जो आज भी हमें हॉन्ट करती है। और इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान किसी एक कम्युनिटी का सेल्फ प्रोक्लेम स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश करता है तब सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है। सोनी लिव पर आए एक शो फ्रीडम एट मिडनाइट का एक सीन मेरे दिल के बहुत करीब है, जहां पर कलकत्ता और बिहार में हुए दंगे के बाद जब नेहरू जी जिन्ना को भड़काऊ भाषण देने के लिए और उसकी वजह से गए हज़ारों लोगों की जान जाने के लिए ब्लेम कर रहे होते हैं, तब जिन्ना रिप्लाइज एंड ही सेज कि उस दंगे में बहुत सारे मुसलमान भी मरे थे। नेहरू जी उसके जवाब में जो कहते हैं, इट स्टेड विथ मी एंड ही सेज कि जिंदा लोगों को तो धर्म के बेसिस पर आपने बांट ही दिया है, कम से कम मुर्दों को तो छोड़ दीजिए। इस इंटायर स्टोरी, ये पूरी कहानी हमें ये समझाती है कि कैसे कुछ लोग नफ़रत की आग में अंधे हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी सही गलत नहीं दिखता, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता कि एक आम इंसान क्या फेस कर रहा है एंड व्हाट ही और शी इज़ गोइंग थ्रू। एक आम इंसान को कितनी तकलीफ होती है जिस जगह को उसने बचपन से अपना घर बोला है, अचानक से एक दिन उठकर उस पूरे घर को समेट कर एक नए घर की तलाश में निकलने में। Some people at the top, they do not understand, they fail to understand what a common person goes through। This was the story of our partition। यहाँ पर मैंने वो सारी डिटेल्स नहीं बताएं कि क्या हुआ, कैसे पार्टीशन के बाद लोगों ने सफ़र करा। मेरा मोटिव था टू फोकस एंड हाईलाइट दोज लिटिल इंसिडेंट्स जिसकी वजह से पार्टीशन का आइडिया हमारे दिमाग में आया।